चलिए शुरू करते हैं सेशन को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 28 फरवरी के सभी करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिएगा। सारे करंट अफेयर एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए एंड तक सेशन को देखिए। पीडीएफ और मॉक टेस्ट के लिए चेकआउट कीजिए क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को, वहां पर आपके लिए मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आप डेली करंट अफेयर की पीडीएफ भी एप्लीकेशन से ही कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशन का। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की मेडल टैली में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करें तो इस बार इसका 6th एडिशन आयोजित किया गया। इसका आयोजन संयुक्त रूप से कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किया गया है। 6th एडिशन है। यहां पर मेडल टैली में पहले स्थान पर रही इंडियन आर्मी। इंटरेस्टिंग यह है कि यह लगातार 3 बार से मेडल टैली में पहले स्थान पर इंडियन आर्मी की ही टीम रही है। 2024 में भी, 2025 में भी और अब 2026 में भी। तो आयोजन 2 प्लेस पर या 2 स्टेट या यूनियन टेरिटरी में कौन कौन से हैं? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इंडियन आर्मी ने टोटल 23 मेडल अपने नाम किए। इनमें से 9 गोल्ड थे, 6 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज। मेडल टैली में इंडियन आर्मी लगातार तीसरे साल टॉप पर रही, पहले स्थान पर। सेकंड पर रही है हिमाचल प्रदेश की टीम। आगे हम मेडल टैली को देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश की टीम दूसरे स्थान पर रही 14 मेडल के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, विंटर गेम्स का इस बार 6th एडिशन था और 6th एडिशन में 1000 प्लस एथलीट ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था और पहली बार एक गेम को यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, ऐड किया गया, जिसका नाम है फिगर स्केटिंग। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिगर स्केटिंग को पहली ही बार इन विंटर गेम्स में शामिल किया गया है खेलो इंडिया के। मेडल टैली देख लेते हैं। 2 फेज, पहला फेज हुआ था लेह में। दोनों जगह पर इसका आयोजन किया गया है, लेह और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स इंडियन आर्मी पहले स्थान पर रही 23 मेडल के साथ, 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज। सेकेंड पर रही हिमाचल प्रदेश 14 मेडल के साथ और थर्ड पर रही हरियाणा की टीम 7 मेडल के साथ। टॉप 3 याद कर लो, काम हो जाएगा। आर्मी, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। ठीक है, देखिए खेलो इंडिया के बारे में अगर हम देखते हैं तो भारत सरकार ने पहली बार खेलों को प्रमोट करने के लिए देश में युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत की थी 2018 में और यही आगे चलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नाम से पुकारे गए। तो खेलो इंडिया गेम्स में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत हुई थी सबसे पहले 2018 में। इजी, सबसे पहले तो इसको याद रखिएगा। देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना खेलो इंडिया का मुख्य उद्देश्य था। आगे चलकर समय के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स तो हो गया शुरू 2018, फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत की गई 2020 में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी 2020 में शुरू किए गए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत 2023 में की गई। खेलो इंडिया बीच गेम्स लास्ट ईयर ही 2025 में शुरू किए गए थे। दमन और दीव के घोगला बीच पर आयोजित किए गए थे पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम्स। इस बार दूसरा एडिशन उनका आयोजित किया गया है। तो इस तरीके से खेलो इंडिया के अलग अलग गेम्स, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की भी शुरुआत की गई है। तो अलग अलग गेम्स से शुरू किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम क्या है? पहली चीज तो यह कि नेशनल साइंस डे मनाया कब जाता है? तो नेशनल साइंस डे हर साल मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फेब। ओके, रमन इफेक्ट की खोज की गई थी 28 फरवरी को सीवी रमन के द्वारा। इसी दिन की याद में भारत सरकार के द्वारा नेशनल साइंस डे अनाउंस किया गया था। तब से यह हर साल मनाया जा रहा है 28 फरवरी को। 2026 की थीम की बात करें तो विमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत, विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को उत्प्रेरित करना, यह थीम रखी गई है 2026 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की। ठीक है, नेशनल साइंस डे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सीवी रमन के द्वारा रमन इफेक्ट की खोज की गई थी पहली बार इतिहास में 28 फरवरी 1928 में और इसी क्रम में सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ओके, तो भौतिकी का नोबेल सीवी रमन को दिया गया था पहली बार 1930 में। भारतीय हैं तो 28 फरवरी 1928 को इन्होंने
रमन प्रभाव की खोज की थी। भारत सरकार ने आगे चलकर 1986 में पहली बार नेशनल साइंस डे अनाउंस किया था 28 फरवरी को। सबसे पहली बार 1986 में ये अनाउंस किया गया था और 28 फरवरी से ये उसके बाद हर साल मनाया जा रहा है। हालांकि ये मनाया गया था पहली बार 1987 में, अनाउंस हुआ था 1986 में और पहली बार मनाया गया 28 फरवरी को 1987 में। 2026 की थीम अगर वैसे तो लेटेस्ट यही है, तो विमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत, ये 2026 की थीम है नेशनल साइंस डे की। 2025 में इंपावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत, ये 2025 की थीम है नेशनल साइंस डे की। क्योंकि देखिए अब जो एग्जाम होने वाली है, क्योंकि 1.5-2 साल का करंट अफेयर पूछा जाता है और ये डे इंपॉर्टेंट है, तो 2 साल की यहां पर मैंने आपको थीम बता दी है, नोट कर लीजिएगा, ये पूछी जा सकती है। आगे चलेंगे, किस राज्य की पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के मामलों में म्यूल बैंक अकाउंट्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया है? तो देखिए ऑपरेशन क्रैकडाउन के नाम से अलग अलग राज्यों में ये ऑपरेशन आपको इस नाम से देखने को मिल जाएंगे, लेकिन स्पेशली साइबर जो क्राइम होते हैं उनके मामलों में जो म्यूल बैंक अकाउंट है उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए, या इन शॉर्ट कहें कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया है तेलंगाना सरकार ने, जिसका नाम है ऑपरेशन क्रैकडाउन। यहां पे एक वर्ड आया है म्यूल बैंक अकाउंट, ये क्या होते हैं इसको समझना पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि जो साइबर क्राइम करते हैं ना, जैसे किसी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया या किसी प्रकार का अदर साइबर क्राइम, तो क्या करते हैं कि मनी भेजने का बोलते हैं, है ना, ट्रांसफर करो आप इस अकाउंट में पैसा। अब जो क्रिमिनल है, साइबर क्रिमिनल है, वो अपने अकाउंट में तो पैसा लेंगे नहीं, क्योंकि अपने अकाउंट में लेंगे तो पुलिस से डिटेक्ट कर लेगी और जल्दी उनको पकड़ लेगी, सही है। तो वो क्या करते हैं कि दूसरे अकाउंट्स का यूज करते हैं। अब वो दूसरे अकाउंट किसके, तो या तो कोई गरीब वर्ग का व्यक्ति है, बहुत ज्यादा जो कम शिक्षित है या फिर जो एजुकेट नहीं है, ऐसे लोग, गरीब जो व्यक्ति होते हैं जो बहुत मजबूर है ना, ऐसे व्यक्तियों को, या फिर जो पैसे की लालच में क्राइम कर सकता है, ऐसे लोगों को पकड़ते हैं कि हम आपके अकाउंट में का यूज करेंगे और आपको कुछ कट दे देंगे या कुछ पैसा दे देंगे, है ना। तो उस लालच में या कोई भी मजबूरी के कारण क्या होता है, लोग अपने अकाउंट को दे देते हैं इन साइबर क्रिमिनल्स के हाथों में कि आप यूज कर लो। तो जो साइबर क्रिमिनल है ना, वो इन अकाउंट में पैसा डलवाते हैं, इन्हें कहा जाता है म्यूल बैंक अकाउंट। आई होप समझ में आया होगा। अगर म्यूल बैंक अकाउंट को खत्म किया जाए तो साइबर क्राइम की जो रेड होती है ना, वो तोड़ी जा सकती है ना। साइबर क्राइम का जो पूरा एक सिस्टम है उसको ब्रेक किया जा सकता है अगर म्यूल बैंक अकाउंट को कंट्रोल कर ले। इसीलिए तेलंगाना सरकार ने क्या किया है कि साइबर क्राइम के नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया है। ओके, इसी के तहत जो तेलंगाना स्टेट है उसके 16 जिलों में ये चलाया जा रहा है। स्पेशली यहां पर जो फोकस होगा तेलंगाना पुलिस का, वो म्यूल बैंक अकाउंट पर होने वाला है ना, कि म्यूल बैंक अकाउंट को खत्म किया जाए। किराए के खाते कहा जाता है म्यूल बैंक अकाउंट को। कैसे ऑपरेट होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। तो अभियान का उद्देश्य है कि म्यूल अकाउंट को बंद करके साइबर क्राइम नेटवर्क को पूरी तरीके से खत्म करना, डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत करना। तो ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन क्रैकडाउन है, तेलंगाना सरकार ने इससे राज्य में शुरू किया है। इजी क्वेश्चन था पर इंपॉर्टेंट था। आप सभी को बता देता हूं कि आप सभी के लिए 1 से लेकर 8 मार्च तक होली की सेल शुरू होने वाली है क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। तो आप चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को, आपके लिए सभी कोर्सेस अप टू 90% तक ऑफ में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को। जो भी आपको कोर्स चाहिए, काफी सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस, अलग अलग एग्जाम के, चाहे सिविल सर्विसेज के हों, वनडे एग्जाम के हों, एसएससी के हों, सारे कोर्सेस आपको अप टू 90% तक ऑफ आगे आने वाले 7 दिन तक देखने को मिलने वाले हैं। तो चेकआउट कीजिएगा। मेगा सेल आपके लिए शुरू की गई है होली के उपलक्ष्य में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी आपको डाउट होता है तो हेल्पलाइन नंबर आपके लिए रहता है, डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप कॉल कर लीजिएगा, कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो भी। आगे बढ़ेंगे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरफोर्स स्टेशन से स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी है? तो भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरने वाली भारत की पहली प्रेसिडेंट बनी है।
और ये उड़ान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जहां पर उड़ान संचालित हुई है वो है जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन। ठीक है, तो जैसलमेर एयरपोर्ट जो एयरफोर्स का स्टेशन है, एयरफोर्स स्टेशन जो है वहां पर यह उड़ान संचालित की गई राजस्थान के जैसलमेर में। इंटरेस्टिंग यह है कि स्वदेशी रूप से निर्मित हमारा जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है प्रचंड, इसमें यह उड़ान संपन्न हुई है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मिनट तक को पायलट के रूप में इस जो हमारा प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, इसमें इन्होंने उड़ान भरी है को पायलट के रूप में। और प्रचंड में उड़ान भरने वाली भारत की पहली प्रेसिडेंट कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू। वैसे आपको पता है कुछ समय पहले एक पनडुब्बी में भी इन्होंने यात्रा की थी भारत की प्रेसिडेंट ने, वो भी काफी सुर्खियों में थी। तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन है, यहां से ये उड़ान भरी गई। यहां से पोखरण जो फील्ड फायरिंग रेंज है उसके ऊपर होते हुए जो हेलीकॉप्टर है हमारा प्रचंड, इसकी क्या क्या उपयोगिता है इसकी भी टेस्टिंग की गई है भारत की प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन ये को पायलट के रूप में इन्होंने उड़ाया नहीं था, को पायलट के रूप में यह टेस्टिंग की गई है। ठीक है, प्रचंड की बात करते हैं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। दुनिया का एक लौता अटैक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जो कि देखिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर बहुत सारे वर्ल्ड के पास, हमारे पास, लेकिन एक लौता ऐसा लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर लैंड भी कर सकता है और टेक ऑफ भी कर सकता है। ये इंटरेस्टिंग है यहां पर, क्योंकि देखिए हमारे जो सियाचिन ग्लेशियर है, जो हमारा लद्दाख एरिया रीजन है, क्योंकि चाइना की तरफ से काफी थ्रेट रहता है, तो ऐसे बर्फीले या ऊंचे इलाकों में लड़ने के लिए ये हेलीकॉप्टर काफी काम आते हैं। तो इंडिया में ही इसका निर्माण किया गया है जिसका नाम है प्रचंड। 20 mm की गन का इसमें यूज किया जाता है, एयर टू एयर या एयर टू ग्राउंड, किसी भी अदर ऑब्जेक्ट को मार गिराने में सक्षम है, यह ऐसी मिसाइलों से लैस है। तो प्रचंड में उड़ान भरी है भारत की प्रेसिडेंट ने। इसके अलावा भारत की प्रेसिडेंट ने मॉडर्न फाइटर जेट्स में भी काफी उड़ान भरी है अलग अलग, जैसे सुखोई 30 MKI में इन्होंने तेजपुर, असम में जो तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन है वहां से उड़ान भरी थी अप्रैल 2023 में। राफेल में अक्टूबर 2025 में उड़ान भरी थी अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से, हरियाणा से। और अब प्रचंड में उड़ान भरी है राजस्थान के जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से। तो ये सब याद रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं। भारत की कुल बिजली क्षमता कितने गीगावाट के पार पहुंच गई है? तो भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता वर्तमान में 520 गीगावाट के पार हो गई है। अभी एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन समिट 2026। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कहां हुआ था। तो इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन समिट 2026 का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। यहां पर हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है श्रीपाद यसो नायक। इन्होंने ये इंफॉर्मेशन शेयर की है गवर्नमेंट की कि अब हमारी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो पहुंच गई है 520 मेगावाट के पार। और इंटरेस्टिंग यह है कि 520 मेगावाट में से ऑलमोस्ट आधा जो एनर्जी कैपेसिटी है वो हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल से है, मतलब सोलर जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है ना उससे हमने सिक्योर की है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या फिर जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, इससे हमारी आधी विद्युत उत्पादन क्षमता की हम पूर्ति कर रहे हैं। ठीक है, जनवरी 2026 तक भारत की अगर केवल सोलर एनर्जी कैपेसिटी देखें तो ये 140 गीगावाट के पार है। तो इन सभी इंफॉर्मेशन को साझा किया गया है नई दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब हमारी जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है वो कितने मेगावाट के पार है? तो ये 520 मेगावाट के पार हो गई है। काफी सारी स्कीम्स लगातार सेंट्रल के द्वारा लाई गई है एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। उनमें से एक सोलर पैनल, रूफटॉप सोलर पैनल के लिए थी, लास्ट ईयर 2024 में आई थी ये, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है ना, प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के नाम से 2024 में ये लाई गई थी। एक पीएम कुसुम योजना लाई गई थी 2019 में। तो ऐसी जो एनर्जी के क्षेत्र में अलग अलग स्कीम्स हैं, इनके माध्यम से हमारी जो एनर्जी कैपेसिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इंडियन गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को हासिल करें और 2070 तक हमारा लक्ष्य नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का 2070 तक। भारतीय वायुसेना के दक्षिणी वायु कमान के द्वारा कलारी लीप
संयुक्त समुद्री अभ्यास कहां आयोजित किया गया? कलारी लीप नाम का एक मेरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है, जो इंडियन एयरफोर्स की हमारी जो सदर्न एयर कमांड है इसने आयोजित की है, और इसका आयोजन किया गया है अरेबियन सी में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह पर। तो इंडियन एयरफोर्स की सदर्न एयर कमांड के द्वारा ये जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज आयोजित की गई, कलारी लीप। आपको बताइए जो नाम है ना आपको अजीब लगेगा, कलारी लीप एक्चुअल में दक्षिण भारत में स्पेशली केरला का एक प्राचीन मार्शल आर्ट है, कलारी पट्टू। कलारी पट्टू का मतलब ही होता है कि मैदान में प्रशिक्षण करना युद्ध जैसी परिस्थितियों का और युद्ध लड़ना सीखना, ये कलारी पट्टू होता है। तो जो एक्सरसाइज है उसका उद्देश्य भी क्या है, हम युद्ध की परिस्थिति में क्या करेंगे, मतलब एक ट्रेनिंग इवेंट आप इसको समझिए। समुद्री खतरे की स्थिति में तेजी से रैपिड फोर्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इंडिया को, एंटी शिप स्ट्राइक, और इसके अलावा समुद्र के रास्ते तट पर हमला करना किसी परिस्थिति में, इन सभी की ट्रेनिंग यहां पर की गई है और इसी की एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है सदर्न एयर कमांड के द्वारा। तो इसका नाम रखा गया है कलारी लीप। केरल के मार्शल आर्ट जो कि प्राचीन मार्शल आर्ट है, कलारी पट्टू के नाम पर इसका नाम रखा गया। यहां पर सदर्न एयर कमांड का क्योंकि नाम आया है तो इसका हेडक्वार्टर हमको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम केरला में ही स्थित है। तो लक्षद्वीप का अगर हम क्षेत्र देखेंगे मिनिकॉय का, तो केरला के ही पास तटों पर समुद्र में स्थित है, अरेबियन सी में। सदर्न एयर कमांड की स्थापना 1984 में की गई थी। दक्षिणी जो भारत है, साउथ इंडिया, लक्षद्वीप और इसके आसपास के रीजन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सदर्न एयर कमांड की, ठीक है। तो 1984 में स्थापना, केरला के तिरुवनंतपुरम में इसका हेडक्वार्टर है। यहां पर कलेरू पट्टू, ऐसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये क्या है। सबसे पुरानी और एक वैज्ञानिक मार्शल आर्ट मानी जाती है केरला की। केरला में बहुत ही फेमस है, 11वीं 12वीं शताब्दी से चली आ रही है केरला में। कलारी पट्टू को कलारी के शॉर्ट नेम से भी पुकारा जाता है। यहां पर कलारी का मतलब ही होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैदान जहां पर ट्रेनिंग की जाती है, ट्रेनिंग ग्राउंड, और पेट्टू का मतलब होता है युद्ध कला का अभ्यास करना। तो कलारी पट्टू के नाम पे ही जो अभ्यास हुआ है वो कलारी लीप के नाम से आयोजित किया गया लक्षद्वीप और मिनिकॉय में। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल महोत्सव कब आयोजित किया जाएगा? जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसके द्वारा नेक्स्ट मंथ मार्च मंथ में जल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा 8 से लेकर 22 मार्च तक, ठीक है। 8 से लेकर 22 मार्च तक नेशन वाइड जल महोत्सव का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति करने वाली है। अच्छा, उद्देश्य की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, वाटर कंजर्वेशन के लिए प्रयास है। वाटर कंजर्वेशन को जन आंदोलन बनाना, लोगों को इसके प्रति अवेयर करना, प्रेरित करना, ग्राम पंचायत और जन भागीदारी के माध्यम से हर घर एक सुरक्षित पेयजल के लिए जो संरचना होती है, जो आपूर्ति श्रृंखला होती है, उसका निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो मतलब एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना जिसमें ग्राम पंचायत भी शामिल हो, जो जनता है उसको भी इसमें शामिल किया जाए और वाटर कंजर्वेशन के लिए लगातार काम किया जाए। तो इसके लिए नेशन वाइड जल महोत्सव की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति करेगी नेक्स्ट मंथ। 8 से लेकर 22 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। 3 लक्ष्य यहां पर डिसाइड किए गए हैं। एक तो जो गांव हैं उनको ही ऑनरशिप देना उनके पानी पर, जो भी पानी का टैंक या जो भी टंकी निर्माण की गई है, जो पाइपलाइन है, वो राज्य की ग्राम पंचायत को ही सौंपी जाएगी ताकि विलेज ही उसे ऑन करे। सेकेंड, गारंटेड प्योर वाटर, सभी को पानी की जांच के लिए तैयार किया जाएगा, मतलब लोगों को अवेयर किया जाएगा कि आप टेस्टिंग में भागीदारी दिखाओ, पानी की जांच को और ज्यादा कड़ा किया जाएगा और जो पानी से बीमारियां फैलती है उनको कम करने में यहां पर मदद मिलेगी और एक फ्रेश वाटर या प्योर वाटर लोगों तक पहुंच पाएगा। जैसा हमने देखा इंदौर के एक क्षेत्र में भी अभी कुछ समय पहले काफी लोगों की डेथ हुई थी, है ना, प्रदूषित पानी के कारण। तो इस तरीके से आगे हमको इंडिया में ये चीजें देखने को ना मिले, तो इसके लिए वाटर की समय समय पर पानी की जांच भी जरूरी है। तो इस महोत्सव के माध्यम से इसे भी इंश्योर किया जाएगा। एक पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। गांव के लोग, जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी देखरेख में ही, मतलब ये छात्र मिलकर एक तो पानी भी बचाएंगे,
वाटर भी सेव करेंगे और साथ ही साथ देखरेख भी करेंगे। तो इस तरीके से पूरा महोत्सव आयोजित किया जाने वाला है 8 से लेकर 22 मार्च तक। यहां पर जल जीवन मिशन को हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि प्योर वाटर के लिए, फ्रेश वाटर के लिए हर गांव में, हर घर घर में नल के माध्यम से पीने का पानी पहुंचे, उसके लिए आज तक की इंडिया की सबसे बड़ी स्कीम है। ओके, 15 अगस्त 2019 को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। हर गांव में, हर घर साफ पानी पहुंचाना नल के माध्यम से इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ही इस योजना को रेगुलेट करती है। याद रखिएगा, सीबीडीसी आधारित फूड सब्सिडी किस योजना के अंतर्गत लॉन्च की गई है? तो पहले तो हम सीबीडीसी का फुल फॉर्म समझें। यह है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इस पर आधारित फूड सब्सिडी हाल ही में लॉन्च की गई है पीएमजीकेएवाई योजना के तहत। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। आपको पता है 2020 में यह योजना लाई गई थी। कोविड-19 के समय गरीब परिवारों को, 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त के राशन से संबंधित यह योजना है, जिसके तहत 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त दिए जाते हैं 80 करोड़ लोगों को देश में। तो ये कंटिन्यू है योजना अभी भी। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ही अब सीबीडीसी आधारित फूड सब्सिडी को लॉन्च किया गया है। कहां पर लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया है पौंडीचेरी में। अभी ये जो फूड सब्सिडी है ना, सीबीडीसी आधारित, समझेंगे होता क्या है, लेकिन ये समझिए कि ये अभी केवल पायलट प्रोजेक्ट है। अगर ये यहां पर सक्सेस होता है पौंडीचेरी में, तो फिर उसको पूरे इंडिया में लागू किया जाएगा। ठीक है, इनॉग्रेशन इस स्कीम का पौंडीचेरी में हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, वर्तमान में प्रहलाद जोशी है, तो इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है पौंडीचेरी में। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी ये शुरू की गई। अगर हम योजना की बात करें, जिस योजना के तहत ये लाई गई है, तो मैंने आपको बता दिया है कि इंडिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी स्कीम की अगर बात करें तो वो यही योजना है। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन इस स्कीम के तहत दिया जाता है। ओके सर, ये तो समझ में आ गया। पहले तो हम इसकी बात करते हैं कि सीबीडीसी बेस्ड फूड सब्सिडी का उद्देश्य क्या है और है क्या। देखिए, काम कैसे करेगी ये समझिए। अगर हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात करें, तो एक टोकन मनी है जो कि आरबीआई जारी करता है, समझना है ना, आरबीआई जारी करता है, एक टोकन मनी है। इस टोकन मनी से क्या होता है कि जो लाभार्थी है ना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के, उनको डायरेक्ट पहले क्या होता था कि या तो सीधा राशन मिल जाता था या पैसे इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते थे। लेकिन यहां पर लूप होल है, पैसे जब बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते थे तो पैसा जो जिनके अकाउंट में जा रहा है वो अनाज खरीदने के लिए यूज कर रहे हैं, है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से या फिर अदर यूज कर रहे हैं, इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता था, काफी प्रॉब्लम आती है। अब सरकार क्या करेगी कि उनके डिजिटल वॉलेट में टोकन जैसा पैसा डाल देगी जो कि आरबीआई जारी करेगा। इसी का नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब ये जो टोकन बेस्ड पैसा है ना, टोकन, इसका यूज केवल जो उचित मूल्य की दुकानें हैं, कंट्रोल जिन्हें कहा जाता है, या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की दुकानें कहा जाता है, यहां पर राशन खरीदने के लिए ही इन टोकन का यूज किया जा सकता है। अदर कहीं पर भी इन टोकन का यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑफिशियल करेंसी तो है ही नहीं, टोकन है। और ये जो टोकन है ये वहीं चलेगा, मतलब प्रोग्रामेबल करेंसी आप इसको कहिए। गवर्नमेंट ने अकाउंट में डाल दी और ये डिजिटल वॉलेट में जाएगी। डिजिटल वॉलेट से केवल ये जो पीडीएस की जो दुकानें हैं वहीं पर इनकेश हो सकती, कैश भी नहीं हो सकती, केवल अनाज खरीदा जा सकता है। आया समझ में? तो एक तो करप्शन कम होगा, इससे डायरेक्ट पैसा जिस काम के लिए भेजा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा उसी काम में यूज होगा, केवल अनाज खरीदने के लिए, है ना, करप्शन खत्म होगा। बहुत बार क्या होता है कि जब पंचिंग करने जाते हैं, जो भी राशन लेने जाता है तो वो डिजिटल थंब लगाता है, तो सर्वर काम नहीं करते, सर्वर को बहुत प्रॉब्लम आता है, तो अनाज नहीं ले पाते, घंटों लाइन में फिर भी खड़े रहना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये यूपीआई जैसा हो जाएगा। केवल डायरेक्ट जाकर जो डिजिटल वॉलेट में जो टोकन है उसके पास जो भी मशीन है उसमें डायरेक्ट जाकर उसको वो टोकन ट्रांसफर किया जा सकता है, वो गवर्नमेंट से कैश करवा लेगा।
यूपीआई से वैसे ये अलग है, क्योंकि यूपीआई में क्या होता है, पैसा जो होता है ना वो सामान्य बैंक अकाउंट में होता है, लेकिन ये जो है ना टोकन, ये डिजिटल वॉलेट में कैश की तरह रखा जाता है, ये तरीका अलग है। आई होप समझ पाए होंगे। तो इंडियन रुपीस का एक डिजिटल रूप है जिसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको जारी करता है, डिजिटल रुपीस आप इसको बोल सकते हैं। तो अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये जो सब्सिडी है इस रूप में पौंडीचेरी से शुरू की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2020 में लॉन्च की गई थी। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत ये योजना संचालित है। योजना का लाभ 80 करोड़ परिवारों को दिया जाता है देश में। वैसे ये 2024 तक ही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2024 को इसे दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया था। तो अब ये दिसंबर 2028 तक कंटिन्यू है। डिजी लॉकर के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डिजी लॉकर भारत में डिजिटल इंडिया के तहत 2015 में से जारी किया गया था। डिजी लॉकर में क्या होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना वो डिजिटल फॉर्म में रखे जा सकते हैं, मार्कशीट, लाइसेंस, पैन कार्ड और अदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। इससे क्या होता है, फिजिकल कॉपी कैरी करने की जरूरत नहीं है। ये डिजिटल जो कॉपीज हैं डिजी लॉकर में एक क्लिक पर इंडिया में या इंडिया के बाहर कहीं भी बैठकर सर्वर के माध्यम से, जो भी एक इंटरफेस है उसके माध्यम से कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। तो ये इजी हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये डिजी लॉकर को 2015 में लॉन्च किया गया था। अब जिसको रेगुलेट किया जाता है ना, इसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की वापस से समीक्षा की जाए, क्योंकि टाइम बदल गया है, 2015 से अब 2026 आ गया है, एआई आ गया, बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। तो अब वर्तमान लॉ के अकॉर्डिंग, वर्तमान कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे डिजी लॉकर को रेगुलेट किया जाए। तो ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष अजय साहनी है। ठीक है, तो अजय साहनी इसके अध्यक्ष बनाए गए। ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री के पूर्व सचिव रह चुके हैं अजय साहनी, जो कि हाई लेवल कमेटी के अध्यक्ष बने। किसके लिए? डिजी लॉकर के नियमों की समीक्षा और उसमें सुधार के लिए। उद्देश्य क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, डिजी लॉकर के नियम नई टेक्नोलॉजी के और नए लॉ के अनुसार होने चाहिए, तो लोगों को फायदा होगा, लोग उसको ज्यादा यूज कर पाएंगे। इजी सी बात है, ठीक है ना। तो इसके लिए अजय साहनी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। डिजी लॉकर 2015 में लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा। उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसका उद्देश्य क्या है। आगे चलें, लास्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल की संसद द्वारा कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया? तो इजराइल की पार्लियामेंट को संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी। इजराइल की जो पार्लियामेंट है नेसेट कहलाती है। हमने डिस्कस किया था कुछ सेशंस पहले, कल या परसों, कि इजराइल की पार्लियामेंट को नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है और ऐसा करने वाले भारत के पहले पीएम बने। इसके बाद इजराइल की पार्लियामेंट ने पहली बार अपना एक अवार्ड दिया है भारत के पीएम को, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। यह इजराइल की पार्लियामेंट के द्वारा पहली बार ही शुरू किया गया है, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। और ये पाने वाले पहले प्राप्तकर्ता कौन बने? भारत के पीएम नरेंद्र मोदी। और इस तरीके से इस अवार्ड को या मेडल को प्राप्त करने वाले भी पहले व्यक्ति पीएम मोदी है, और भारत से इस मेडल को प्राप्त करने वाले पहले पीएम कौन हो गए? नरेंद्र मोदी। ओके, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल इसको नाम दिया गया है। इजराइल की पार्लियामेंट के अध्यक्ष हैं अमीर ओहाना। इन्होंने भारत के पीएम को यह मेडल दिया है, यहां पर हम इमेज में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, इसको हमने वैसे डिस्कस कर लिया था इजराइल को, तो यहां पर हमने ज्यादा नहीं लिया है, केवल अवार्ड लिया है, मेडल लिया है, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। ठीक है, 28 फरवरी के हमने यहां पर सभी करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 के आयोजन की शुरुआत कहां की गई? तो यह शुरुआत की गई नागालैंड के दीमापुर में, है ना। फिर पेरू के नए अंतरिम प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया? जोस मारिया बाल्कजार। ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत के युवा मानसिक स्वास्थ्य के मामले में 60वें स्थान पर है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में।
दिल्ली ओपन 2026 में मेंस सिंगल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह जीता है स्टेफानोस सोकेलारिडीज ने। इंडियन आर्मी द्वारा एक्सरसाइज अग्निवर्षा कहां आयोजित की गई? तो यह आयोजित की गई राजस्थान के पोखरण में। फिर 2026 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो यह 75वां स्थापना दिवस है कर्मचारी राज्य बीमा निगम का। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 27 फरवरी को। नमस्ते स्कीम अवेयरनेस प्रोग्राम कहां आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में किस ग्राम पंचायत को मान्यता मिली है? तो यह मान्यता मिली है बैल ग्राम पंचायत महाराष्ट्र को। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे रिवाइज हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लें। यूनेस्को के महानिदेशक कौन बने? तो खालिद अल इनानी यूनेस्को के महानिदेशक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां आयोजित किया जाता है? तो यह नागा हेरिटेज विलेज जो कि नागालैंड में है, यहां पर आयोजित किया जाता है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है? भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? और दंती वर्मन या दंती दुर्ग किस राजवंश के संस्थापक थे? तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।